हेलो हेलो स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर में एक पाठ्यकृति है, विधा है उपन्यास गबन, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद एक जाना पहचाना नाम है, एक सक्षम नाम है, एक स्थापित साहित्यकार हैं और प्रेमचंद को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। गबन उपन्यास की चर्चा विभिन्न संदर्भों में की जा सकती है, चरित्र को लेकर के, कथानक को लेकर के, संवाद शैली को लेकर के, भाषा को लेकर के, या इस उपन्यास के भीतर जो गद्यांश हैं उन गद्यांशों की व्याख्याओं को लेकर के और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न को लेकर के। मैंने संक्षिप्त रूप से एक विषय का चयन किया है गबन के लिए कि गबन की कथा वस्तु। गबन की कथा वस्तु क्या है, गबन की कथा वस्तु का सारांश क्या है, गबन की कथा वस्तु का उद्देश्य क्या है और गबन की कथा वस्तु के भीतर देश काल और वातावरण क्या है, ये हमारी विवेचना का या आपके जानने के विषय हो सकते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये विषय जो है महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, पहले गबन की कथा वस्तु पर प्रथमतः विचार कर लिया जाए तो ज्यादा युक्तियुक्त होगा। कथा वस्तु में हम सबसे पहले विचार करें कथा वस्तु को कि कथा वस्तु क्या है। इसको दो भागों में बांट दीजिए, कथा और वस्तु। अब कथा क्या है? कल से लेकर के आज तक विभिन्न विशारदों, विद्वानों, विशेषज्ञों के द्वारा अनेक परिभाषाएं जो हैं वो कथा की दी गई हैं। सामान्य रूप से अगर कथा को समझना चाहें तो जो कहा जाए, जिसको कहा जा सके, वो कथा है। कथा यानी कहानी, कहानी जिसे आप गल्प भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसका नाम ढूंढें तो इंग्लिश में कहानी को स्टोरी कहा जाता है। अब आइए वस्तु शब्द पर। वस्तु क्या है? वस्तु को सामान्य रूप से अगर उसका भावार्थ किया जाए, उसका आशय समझा जाए तो वस्तु यानी सामग्री। इंग्लिश में उसे मटेरियल्स कहा जा सकता है। तो अब उस कथा के भीतर सामग्रियां कौन कौन सी हैं, उस कथा के भीतर घटना कौन कौन सी है, उस कथा के भीतर कथा को प्रस्तुत करने के, संचित करने के, उस कथा को आगे बढ़ाने के या उन घटनाओं को प्रदर्शित करने का कौशल किस प्रकार कहानीकार ने, उपन्यासकार ने या गद्यकार ने अपनाया है, तो ये दोनों शब्द मिलकर के कथा और वस्तु, ये कथा वस्तु की सृष्टि जो है वो करते हैं। कथा वस्तु किसी भी गद्य विधा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, प्राण तत्व है, सजीव तत्व है। गबन के दृष्टिकोण से अगर कथा वस्तु पर विचार किया जाए तो गबन की कथा वस्तु को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, उसका प्रारंभ। गबन की कथा का प्रारंभ जो है वो प्रयाग से होता है और गबन की कथा का मध्य भाग हम निर्धारित कर सकते हैं कलकत्ता को, कि उसकी और भी बहुत सारी मध्य भाग की या कहानी या उपन्यास की चरम सीमा की जो घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं कलकत्ता में घटती हैं। किंतु कथा वस्तु का जो समापन होता है, उस कहानी का जो अंत होता है, वो पुनः प्रयाग में जाकर के होता है। इस तरह से गबन की कथा वस्तु के अगर तीन खंड निर्धारित किए जाएं,
एक कथा वस्तु का प्रारंभिक भाग, दूसरा कथा वस्तु का मध्य भाग और तीसरा कथा वस्तु का अंत भाग। और अगर स्थान के आधार पर गबन की कथा वस्तु का विभाजन किया जाए तो दो जगहों के नाम मिलते हैं, एक प्रयाग और दूसरा कलकत्ता। और पुनः कथा वस्तु के समापन में प्रयाग फिर आकर के जुड़ता है स्थल के रूप में। अब गबन की कथा वस्तु का प्रकार कैसा है, गबन के कथा वस्तु की प्रवृत्तियां कैसी हैं, आप पाएंगे कि गबन एक ऐसा उपन्यास है जो मेरे स्मरण से वर्ष 1931 में यह उपन्यास हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी के सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद ने लिखा और इसका प्रकाशन जो है 1931 के आसपास हुआ। अब 1931 के आसपास प्रकाशित इस कृति के समस्त परिदृश्यों पर अगर विचार किया जाए तो इन परिदृश्यों को भी आप कई भागों में बांट सकते हैं कि यह कहानी, यह कथा वस्तु एक मध्यम वर्गीय घर परिवार से शुरू होती है। दयानाथ का पुत्र रमानाथ और रमानाथ की पत्नी जालपा, ये तीन पात्र ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से इस उपन्यास का प्रारंभ होता है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि इस कथा वस्तु का जो प्रारंभिक स्थल है वो प्रयाग है और प्रयाग के भीतर निवास करने वाली एक मध्यवर्गीय परिवार, दयानाथ का पुत्र रमानाथ और जालपा। उन्नीस 1931 में इस उपन्यास के प्रकाशन के काल को अगर इसकी कथा वस्तु की विवेचना का आधार बनाया जाए तो बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बखूबी सामने आ जाती हैं। 1931 का प्रकाशन वर्ष यानी भारत की आजादी 1947 और 1947 के पहले का भारत, इन 16 वर्षों, आजादी के पहले के 16 वर्षों की कथा जो है वह पूरी तरह से इस गबन नामक उपन्यास में रूपांकित करने में इसके लेखक प्रेमचंद सफल रहे हैं। कहानी मध्यवर्गीय जीवन से आरंभ होकर के नगर की व्यवस्था से गुजरती हुई एक बड़े महानगर तक, कलकत्ता तक गतिशील होती है। इस पूरे कहानी में व्यक्तिगत जीवन या गबन के जो पात्र हैं वो जो अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह करते हैं, उनका जो व्यक्तिगत चरित्र है, उन चरित्रों के आधार पर विवेचना किया जाए तो दयानाथ मध्यम वर्गीय परिवार के एक आम आदमी का चित्रण है। दयानाथ के पुत्र रमानाथ का अगर विश्लेषण किया जाए तो वो एक पढ़ा लिखा नवयुवक, रोजगार की तलाश, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं और पत्नी के दबाव में आकर के चारित्रिक दुर्बलताएं, गबन कर लिए जाने जैसा अपराध करना, पुलिस से डरना, भागना, कलकत्ता पहुंच करके पुलिस के चंगुल में आकर के तत्कालीन क्रांतिकारियों के विरोध में बयान देने के लिए पुलिस की मुखबिरी को स्वीकार कर लेना, तो ये उस समय के भारत के युवा जगत की कथा भी कही जा सकती है कि जो अपने लक्ष्य के लिए भटक रहे थे या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों ही चित्रण जो है वो रमानाथ के कैरेक्टर का एनालाइज करने
के उपरांत जो है वो पता लगता है। रमानाथ की पत्नी जालपा की बात की जाए तो उपन्यासकार ने जालपा के बचपन का चित्रण उसकी माता के साथ उपन्यास के प्रारंभ में ही कर दिया था कि एक ठेले वाले के ठेले में जो चंद्रहार बिक रहा था, उस चंद्रहार को पाने के लिए जालपा लालायित हो जाती है। मां उसकी इच्छा भी पूरी कर देती है। उसके बावजूद जालपा के जीवन में चंद्रहार का महत्व जो है या उसका लोभ, उसका लालच जो है वो बना रहता है। उसका विवाह रमानाथ से होता है, किंतु चंद्रहार पाने की उसकी इच्छा जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती। अब जालपा की इस इच्छा का विश्लेषण एक सामान्य नारी से तुलना करने पर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रेमचंद ने नारी का आभूषण प्रेम किस प्रकार का होता है, वो उसके लिए कितनी लालायित होती है कि मानो उसके लिए जीवन में चंद्रहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही वो चंद्रहार है, यही वो आभूषण है कि जिस आभूषण के कारण इस उपन्यास की सर्जना होती है, इस उपन्यास का लेखन होता है। और इस चंद्रहार या इस आभूषण प्रियता या अपनी पत्नी की आकांक्षा को पूरा करने के लिए रमानाथ को म्युनिसिपालिटी के 800 रुपए जो उसने म्युनिसिपालिटी के नाम पर एकत्र किए थे, किंतु वह उसे लोभवश अपने घर ले आता है और यहीं से गबन की कथा को एक चरम गति मिलती है। और अंत में घबरा करके, जिससे वह पुलिस के चंगुल में ना आने पाए, उसका कलकत्ता पलायन कर जाना इस उपन्यास को दूसरे भाग की तरफ प्रवृत्त करता है। कुल मिलाकर प्रेमचंद के द्वारा रचित गबन की कथा वस्तु का सामान्य रूप से समग्र विश्लेषण किया जाए तो ये बात सामने आती है कि कथानक की दृष्टि से, कथानक योजना की दृष्टिकोण से और कथानक का प्रारंभ, कथानक का मध्य और कथानक का अंत, इन तीनों ही भागों के आधार पर गबन का कथानक जो है वो महत्वपूर्ण होकर के संपूर्ण कहानी का घटनाक्रम, संपूर्ण कहानी का उद्देश्य को पाठकों तक पहुंचाने में सफल हुआ है। कथा वस्तु की दृष्टि से इस उपन्यास की कथा वस्तु में, इस उपन्यास की कहानी में आपको संपूर्णता के भी दर्शन होंगे। जहां तक प्रसंगों की बात है, मुख्य कथा के साथ अन्य उपकथाओं की बात है, तो एक तालमेल का निर्वाह जो है वो प्रमुख कथा, सह कथा और प्रासंगिक कथा के मध्य जो है व्यवस्थित रूप से कहानीकार के द्वारा किया गया है। किसी भी कथा वस्तु की सफलता का श्रेय उस कथा वस्तु के भीतर अंकित कल्पना और यथार्थ के समन्वय को भी जाता है। स्वाभाविक है कि पाठक जब उपन्यास को पढ़ता है तो उस उपन्यास के भीतर व्यंजित की हुई कहानी में वो अपने को अगर डूबता हुआ, उतराता हुआ पाता है, या उसे यह आभास होता है कि यह कहानी शायद मेरे जीवन की कहानी है, मेरी दुनिया की कहानी है, मेरे समाज की कहानी है, मेरे घर परिवार की कहानी है, ये कहानी केवल काल्पनिक कहानी नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि केवल मनोरंजन को ध्यान में रख करके, विनोद को ध्यान में रख करके, कल्पना को ध्यान में रख करके प्रेमचंद ने गबन की सृष्टि नहीं की। गबन के लेखन के पीछे लेखक का एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो है वो समाहित है। यूं प्रेमचंद को आदर्शवादी भी कहा जाता है, यथार्थवादी भी कहा जाता है। तो लेखक ने अपने आदर्श और यथार्थ का संपूर्ण समन्वय जो है वो इस उपन्यास के माध्यम से किया है।
इस उपन्यास में आपको स्वाभाविकता भी मिलेगी। हर पात्र को जब आप बहुत सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित करेंगे तो पाएंगे कि वो पात्र आपके अपने बीच का पात्र है। उस पात्र में हम अपनी छवि देख सकते हैं। रमानाथ युवकों का प्रतिनिधित्व करता है। दयानाथ सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पाए जाने वाले एक आम व्यक्ति के अभाव क्या है, उसका संघर्ष क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, पारिवारिक जीवन का दबाव कैसा है, और घर से निकल करके बाहर के दफ्तर की, कार्यालय की, या जहां उसका कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल में उसकी यंत्रणाएं क्या है। इन यंत्रणाओं को भोगने वाले दयानाथ का जो चित्रण हमारे सामने आता है। और इसी तरह से आप जोहरा को ले लीजिए तो जोहरा भी वैश्या के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए तात्कालीन स्त्रियों की जो गिरी हुई दशा थी, उस गिरी हुई दशा का हूबहू चित्रण जो है वो जोहरा में हमको मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रेमचंद ने पात्रों की जो सृष्टि इस उपन्यास के भीतर की है, बहुत खुल करके ये बात कही जा सकती है, निशंक होकर के बात कही जा सकती है कि गबन उपन्यास के सारे पात्र केवल लेखक के हाथ की कठपुतली नहीं है, वो अपने वास्तविक जीवन में अपने वास्तविक चरित्र को निभाते हुए से प्रतीत होते हैं। कि समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से वो घबराते हैं, उन समस्याओं से वो विचलित होते हैं, और फिर उन समस्याओं को समाधान करने का धैर्य उनमें आता है, उपाय उनमें आता है, और उस समस्या से उबरने का अवसर उनको मिलता है। और इस तरह से प्रत्येक पात्रों का जो चारित्रिक विकास है वो भी स्वाभाविक रूप से इस कथा वस्तु में हमको दिखाई देता है। मैं एक संक्षिप्त सा परिचय नाम के उल्लेख के साथ करना चाहूंगा कि अगर गबन में प्रमुख पात्रों के नाम का उल्लेख किया जाए तो वह नाम इस प्रकार है। दयानाथ, दयानाथ की पत्नी रामेश्वरी जो रमानाथ की मां है। रमानाथ, जालपा, जालपा रमानाथ की पत्नी है। जोहरा, जोहरा ने वैश्या की भूमिका का निर्वाह किया है। जग्गो देवी दीन की पत्नी है, बेसहारा है। देवी दीन ये एक पात्र है। रमेश बाबू जो दयानाथ के मित्र हैं, शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका चित्रण है। और इसके साथ साथ समाज के अन्य वर्गों का चित्रण है, जिसमें पुलिस विभाग का चित्रण है, जज का चित्रण है। ये तो हुए इनके पात्रों का संक्षिप्त उल्लेख जो छात्रों को जानना चाहिए। सामान्य तरीके से अगर गबन कथा वस्तु की मूल विशेषताओं पर ध्यान आकर्षित किया जाए तो कुछ बिंदु निर्धारित किए जा सकते हैं कि एक तो गबन की कथा वस्तु में तत्कालीन भारत की संपूर्ण दशाओं का चित्रण आपको मिलेगा। तत्कालीन भारत के मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन की कथा मिलेगी। गबन उपन्यास में सामाजिक कथाओं का संदर्भ अगर आप ढूंढें तो इस सामाजिक कथा के संदर्भ के भीतर धनी, निर्धन और सामान्य व्यक्ति का लोभ, लालच, एक स्त्री के वैधव्य की पीड़ा, स्त्री और पुरुष के संबंधों का चित्रण, यह भी आपको गबन में मिलेगा। राजनीति चित्रण भी इससे अछूता नहीं रहा गया, राजनीतिक चित्रण भी अछूता नहीं रहा है गबन में। यह भी गबन की कथा वस्तु का एक मुख्य पात्र का मुख्य हिस्सा माना जा सकता है कि क्रांतिकारियों का जो चित्रण उन्होंने किया है। तो मैं फिर से कहूंगा कि 1931 का प्रकाशन वर्ष है, भारत की आजादी का समय है, भारत के आजादी के संघर्ष का कालखंड है। तो इस कालखंड के भीतर उन्होंने जिन क्रांतिकारियों का चित्रण किया है, तो अपनी कथा को, अपने उपन्यास को प्रमाणिक बनाने के लिए उन्होंने ऐसे क्रांतिकारियों का संदर्भ जो है उपन्यास के भीतर चित्रित किया है। नारी जीवन भी अछूता नहीं रहा है, चाहे वो जालपा की कथा हो, चाहे वो
जोहरा का दुख हो, या चाहे वो रतन के वैधव्य की पीड़ा हो, या चाहे वो जग्गो नामक युवती के असहाय होने का चित्रण हो। संक्षेप में बिंदुवार अगर कथा वस्तु का विवेचन किया जाए तो 4-5 बिंदु निर्धारित किए जा सकते हैं और इन बिंदुओं के आधार पर गबन की कथा वस्तु का विश्लेषण जो है वो सरल होगा। पहला बिंदु मौलिकता को ले सकते हैं आप, मौलिकता। दूसरे बिंदु में रोचकता और कौतूहलता। तीसरा बिंदु है विश्वसनीयता और कारण और कार्य की योजना। और चौथा बिंदु होगा द्वंद्व का, पात्रों के आंतरिक अंतर्द्वंद। और अंतिम बिंदु कथा वस्तु की स्वाभाविकता एवं यथार्थता। ये जो बिंदु निर्धारित किए गए हैं गबन कथा वस्तु की विशेषताओं को रेखांकित करने के दृष्टिकोण से, पहला बिंदु मौलिकता को लेकर के है। मौलिकता का आशय वास्तविकता से है, सच से है, सच्चाई से है। गबन की कथा वस्तु न केवल मौलिक है बल्कि मानवीय जीवन का चित्रण करने की दृष्टि से सरल भी है, सहज भी है। संपूर्ण कथा वस्तु में कहीं भी कृत्रिमता के दर्शन या आभास मात्र भी नहीं होता और वस्तुतः उपन्यास जिसे जीवन का महाकाव्य कहा गया है, तो जीवन का महाकाव्य जिस गद्य विधा को कहा गया तो उसका आशय ही यही है कि मानवीय जीवन की समस्त विशेषताएं उस उपन्यास के भीतर प्रदर्शित हो जाएं, मानवीय जीवन का सुख दुख दिखे, मानवीय जीवन का संघर्ष समाहित हो, मानवीय जीवन की समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान जो है उस उपन्यास के माध्यम से प्रदर्शित हो। तो इस दृष्टिकोण से प्रेमचंद की लेखनी जो है वो निपुण है और उसमें विशेष प्रकार का कौशल जो है वो प्रदर्शित होता है। मौलिकता की बात करें, संपूर्ण कथा वस्तु में मध्यवर्गीय मानव जीवन का चित्रण है। न केवल मानव जीवन, मनुष्य के चरित्र का चित्रण और मानवीय जीवन की वास्तविक प्रवृत्तियों का चित्रण। प्रथम स्तर पर रमानाथ को ले लीजिए, जालपा को ले लीजिए, दयानाथ को ले लीजिए और रतन को ले लीजिए। ये चारों के चारों पात्र जो हैं ये मध्यवर्गीय जीवन का आभासी प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं भी पाठक इन चरित्रों के भंवर जाल में अपने को गुमराह नहीं पाता और ना ही कथा वस्तु कहीं पर भटकी है। जितनी भी प्रासंगिक या सह कथाएं गबन की मूल कथा वस्तु के साथ आकर के जुड़ती हैं, तो मूल कथाओं की प्रेरणा या मूल कथाओं के केंद्र में जहां रमानाथ और जालपा का पलड़ा भारी है, वहीं अगर रमानाथ और जालपा को इस कथा का, इस उपन्यास का नायक और नायिका माना जाए तो ऐसे नायक और नायिका की कथा को या उनके जीवन को गतिशील बनाने में इस कथा में समाविष्ट किए जाने वाले प्रासंगिक कथाओं के सहपात्र, चाहे वो देवीदीन हो, चाहे वो जग्गो हो या चाहे वो वैश्या जोहरा हो, इन तीनों ने अपनी भूमिका निभाई है और नायक और नायिका के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास जो है वो अन्य कथाओं की गतिशीलता के साथ सम्यक रूप से प्रदर्शित होता है। रतन को ही ले लीजिए। रतन मध्यवर्गीय जीवन की नारी पात्रा है। रतन की कथा उपन्यास के प्रारंभ से शुरू होकर के उपन्यास के अंत तक गतिशील होती है। रतन जो है वो न केवल जालपा के चरित्र के सुधार में, जालपा के चरित्र के परिवर्तन में,
सूत्रधार की भूमिका का निर्वाह करती है, अपितु जालपा और रमानाथ दोनों के मध्य मिलन का भी कार्य जो है वो रतन के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार जग्गो और देवी दीन मध्यवर्गीय जीवन के स्तर से भी नीचे जाकर के निर्धनता और गरीबी के साथ या नाना प्रकार की समस्याओं के साथ असहाय होकर के अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में होती हैं, तथापि जब ऐसे अभावग्रस्त व्यक्तियों के संपर्क में चाहे रमानाथ आए या चाहे जालपा आए, दोनों के व्यक्तित्व में एक उदात्त परिवर्तन जो है वो जग्गो और देवी दीन जैसे पात्रों के माध्यम से बखूबी प्रदर्शित मिलेगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कवन के उपन्यास की जो पहली विशेषता मौलिकता है, तो मौलिकता इसका प्राण तत्व है और इसमें इस उपन्यास के लेखक पूरी तरह से सफल रहे हैं। गबन कथानक की विशिष्टता पर विचार करते हुए दूसरे सोपान पर मैंने चर्चा की थी रोचकता और कौतूहलता की। रोचकता और कौतूहलता किसी भी उपन्यास की कथा वस्तु के वो महत्वपूर्ण तत्व हैं कि जिनके आधार पर संपूर्ण कथा वस्तु जो है वो विभिन्न घटनाओं के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए गतिशील होती है और उद्देश्य को भी प्राप्त करती है। लेखन के धनी मुंशी प्रेमचंद ने संपूर्ण कथा वस्तु में कौतूहल के साथ साथ रोचकता को निर्मित करने में कहीं कोई कसर, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। कहानी के प्रारंभ से लेकर के कहानी के मध्य और कथा के अंत तक पाठकों का कौतूहल, पाठकों की जिज्ञासा, पाठकों की उत्सुकता बनी रहती है कि अब आगे के पृष्ठों में क्या होगा, कौन सी घटना घटेगी, किसी कार्य के परिणाम क्या होंगे। ये उत्सुकता जो है पाठकों को बहुत दूर तक ले जाती है और संपूर्ण कथा वस्तु को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो निश्चित रूप से कौतूहल और रोचकता की दृष्टि से गबन कथानक को सफल माना जा सकता है। कहानी के प्रारंभ में म्युनिसिपालिटी के रुपयों के गबन के उपरांत भयभीत होकर के, घबरा करके रमानाथ का प्रयाग से पलायन कर कलकत्ता पहुंचना, ये एक आश्चर्यजनक घटना होती है, आकस्मिक घटना होती है। और कलकत्ता पहुंचकर जोहरा के संपर्क में आना, ये भी एक ऐसी घटना है कि जो पाठकों के मन में इस जिज्ञासा को उत्पन्न करती है कि अब रमानाथ और जोहरा के संबंध जो हैं वो किस दिशा की तरफ मुड़ेंगे। यहां जोहरा और रमानाथ के संबंधों में शंका तो होती है, लेकिन लेखक ने यहां पर संपूर्ण पवित्रता का और कुशलता का निर्वाह किया है। उसी जोहरा को जिसे समाज की निम्न कोटि का समझा जाता है, जिसका कोई मान सम्मान नहीं है वैश्यावृत्ति के कारण, ऐसे चरित्र के द्वारा किसी की जान बचाने के लिए गंगा जल में डूब जाना, गंगा नदी में डूब जाना, ये कथानक को सुष्ठु बनाता है और न केवल संबंधित व्यक्ति के चरित्र को एक उदात्तता प्रदान करता है। इसी प्रकार रमानाथ जो घबरा करके कलकत्ता भागा है, यहां जिस पुलिस विभाग से उसका सामना होता है, उस पुलिस के दमन और भय से वशीभूत होकर देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ जिस बयान को देने के लिए उसे मजबूर किया जाता है, और अंत में पत्नी जालपा, देवी दीन
और यज्ञों की प्रेरणा से वो इस बयान को ना देने का जो निश्चय करता है, यह भी इस कथा वस्तु में कौतूहल को निर्मित करते हैं, जिज्ञासा को निर्मित करते हैं और कथा वस्तु को गति प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के देवी दीन और यज्ञों का स्नेह जालपा और रमानाथ को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इस तरह से रोचकता और कौतूहलता की दृष्टि से गबन उपन्यास की प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। गबन कथानक के वैशिष्ट्य को निर्धारित करने के लिए जो तीसरे तत्व की मैंने पूर्व में चर्चा की थी, इस बिंदु का नाम है विश्वसनीयता और कारण और कार्यभाव। निश्चित रूप से उपन्यास को जीवन की कथा के रूप में स्वीकार किया गया है, जीवन के महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया गया है और मुंशी प्रेमचंद तो हिंदी उपन्यास के सम्राट के पद पर आसीन। अब इस अवधारणा के साथ गबन की संपूर्ण विश्वसनीयता पर विचार किया जाना तनिक भी संदिग्ध नहीं है। कारण दयानाथ का आदर्शवादी होना आज भी हम अपने समाज में देख लें, आज के हमारे जीवन में देख लें, आज भी हमारे समाज के इर्द गिर्द दयानाथ जैसे आदर्शवादी लोग विद्यमान हैं। भले ही उन्हें अपने आदर्श को पूरा करने में नाना प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस उपन्यास का नायक रमानाथ आज के युवा समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रदर्शन प्रियता, धन लोलुपता, नारी के प्रति आकर्षण जब ऐसे गुणों से युक्त दिखाई देता है तो उस चरित्र में भी विश्वसनीयता की कमी नहीं दिखती। जालपा की आभूषण प्रियता, इस दृष्टि से भी विचार किया जाए तो ये नारियों का स्वाभाविक गुण है कि प्रत्येक नारियां जो हैं वह आभूषण के प्रति लालायित होती हैं और प्रत्येक स्त्रियों को आभूषण की, चंद्रहार की आकांक्षा होती है। रतन का विश्लेषण किया जाए तो रतन का अनमेल विवाह के उपरांत विधवा के रूप में जीवन यापित करना, आज भी इस देश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनने अनमेल विवाह के दर्द को सहा है, या विधवाओं की क्या स्थिति रही है। तो तत्कालीन संदर्भों में ऐसे चरित्र ने भी गबन के कथानक में विश्वसनीयता का निर्वाह किया है। पुलिस विभाग का दमन, पुलिस विभाग के षड्यंत्र, पुलिस विभाग का आतंक, क्रांतिकारियों के खिलाफ रमानाथ को बयान देने के लिए दबाव बनाया जाना, ये भी इस उपन्यास की विश्वसनीयता में शामिल किए जा सकते हैं। रिश्वतखोरी की बात करें तो रिश्वतखोरी के चित्रण में दीनदयाल का जो चरित्र है वो विश्वसनीयता का प्रतीक है। कहीं कहीं किंचित अविश्वसनीय तत्व भी इस कथा वस्तु में विद्यमान है, जैसे जोहरा जैसी वैश्या के चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन, उसका आत्मोत्सर्ग करना। दूसरा, क्रांतिकारियों के प्रकरण के संदर्भ में जज के द्वारा दोबारा उस केस पर, मुकदमे पर विचार किया जाना, ये कुछ अविश्वसनीय सी बातें हो सकती हैं। तथापि जिस कुशलता के साथ कथाकार ने इसे कहानी में शामिल किया है, घटनाओं में शामिल किया है, तो इनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। अतः गबन की कथा वस्तु में विश्वसनीयता का जो आधार है वो सुदृढ़ है, मजबूत है, प्रामाणिक है। आंतरिक द्वंद्व और परिस्थितियों का संघर्ष, इस बिंदु पर अगर विश्लेषण किया जाए तो ये बिंदु
गबन की कथा वस्तु का एक महत्वपूर्ण प्राण तत्व है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व की स्थितियां आती हैं और इस परिप्रेक्ष्य में गबन के समस्त पात्रों का मनोविश्लेषण किया जाए तो चाहे वो कथानायक रमानाथ हो, कथा की नायिका जालपा हो, रमानाथ के पिता दयानाथ हो, या निर्धन वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले देवी दीन और जग्गो हों, या भारत के मध्यवर्गीय नारी परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली वैधव्य के दुख को भोगने वाली रतन हो, या वैश्या जोहरा हो। लगभग सभी पात्रों के जीवन में आंतरिक द्वंद्व का समावेश दिखाई देता है। रमानाथ गबन के भय से कलकत्ता पलायन करता है। वहां पुलिस के दबाव या रुपयों के लोभ में क्रांतिकारियों के विरुद्ध बयान देने के लिए उसके द्वारा मुखबिरी को स्वीकार करना, किंतु देवी दीन जग्गो या पत्नी जालपा की प्रेरणा के पश्चात बयान ना देने का संकल्प लेना, ये जो स्थितियां रमानाथ के जीवन में कथाकार के द्वारा चित्रित की गई हैं, ये मानसिक अंतर्द्वंद के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। रतन, जिनका अनमेल विवाह हुआ है, पति की मृत्यु के बाद वह अपना स्वयं का जीवन स्वावलंबन के साथ, स्वाध्याय के साथ और अपने ताकत पर जीना चाहती हैं, तो यहाँ रतन के चरित्र में भी अंतर्द्वंद की स्थिति दिखाई देती है। जोहरा भी एक उदाहरण हो सकता है, जिन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए सबसे निम्नतम वर्ग का जो व्यवसाय है, वैश्यवृत्ति, उसे अपनाया हुआ है, किंतु वो भी जब रमानाथ या जालपा के संपर्क में आती हैं तो स्वयं उनके व्यक्तित्व में सुधार परिलक्षित होता है और एक अच्छे चरित्र के विकास को प्राप्त करने के साथ उनके पतन का जो दृश्य दिखाया गया वह भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के आप देखिए कि गबन की कथा वस्तु में प्रत्येक पात्रों के चारित्रिक विकास में मानसिक अंतर्द्वंद और सुख और दुख, सम और विषम, सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों के साथ साथ निरंतर उनके चरित्र में विकास दिखाया गया है। कुल मिलाकर के प्रत्येक पात्रों का मानसिक अंतर्द्वंद और उनके जीवन में परिस्थितियों का स्वाभाविक संघर्ष, ये गबन के कथा वस्तु की प्रमुख विशेषता स्वीकार की जा सकती है। स्वाभाविकता और यथार्थता गबन उपन्यास के कथानक की अन्यतम विशेषता है। इस कथानक के संपूर्ण पात्र हमारे अपने महसूस होते हैं, हमारे अपने बीच के हैं, घर परिवार के हैं। वर्तमान और भूतकाल दोनों ही समय का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं। उपन्यास का प्रकाशन काल भले ही 1931 का है, पर वर्तमान स्थितियों से कहानी की घटनाओं का मेल जो है वो आज भी प्रासंगिक है। जितनी भी घटनाएं कथा वस्तु के भीतर हैं वो स्वाभाविक हैं, सत्य का ही अनुसंधान करती हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कृत्रिमता का बोध जो है वो इस कथा वस्तु से नहीं होता। इस कथा वस्तु
की स्वाभाविकता और यथार्थता के साथ साथ सबसे बड़ा गुण यह है कि पात्र अपने कर्तव्य के माध्यम से या वस्तु विधान में जिन घटनाओं का संयोजन उपन्यासकार के द्वारा किया गया है, वो घटनाएं और वो प्रसंग पाठकों के मन में मानवीय संवेदनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम और समर्थ हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की अलौकिकता या अतिशयोक्ति का आभास इस कथा वस्तु में नहीं है। बहुत संक्षेप में कहा जाए तो संपूर्ण कथा वस्तु सरल है, सहज है, बोधगम्य है, स्वाभाविक है, मानवीय जीवन के समस्त प्रसंगों को वहन करने में सक्षम है और इस तरह से संपूर्ण कथा वस्तु को बेजोड़ कहा जा सकता है।